जिंदगी बड़ी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बड़ी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है अगर रात तो सुबह का इंतजार करो। मिलेगा वही जिसका तुम्हें इंतजार है। खुदा पर भरोसा और मेहनत पर एतबार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी वर्णमाला फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास हमने पढ़ ही लिया है। आप नोट्स बनाते चलें और देख लेना, जिस समय परीक्षा आएगी इससे ही एक क्वेश्चन दिखा दूंगा तुम्हें। तो आज हम देर न करते हुए वर्णमाला की ओर चलते हैं। तो ये सभी मैंने पॉइंट बारीकी से लिखे हैं, आप देखते चलें। देखो वर्णमाला वर्णमाला है क्या, ये भी मैं बताऊंगा वर्णमाला क्या है नीचे। लेकिन पहले हम देखें कहाँ से आई, वर्णमाला कैसे बनी। तो सबसे पहली बात आती है ध्वनि। ध्वनि ना होती तो वर्ण कहाँ से बनते। तो ध्वनि पढ़ेंगे पहले कि ध्वनि क्या है। ध्वनि की परिभाषा की गई है, जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे ये आवाज़ आई, लेकिन हमें ये नहीं आई कि हमारे कानों में प्रवेश किधर से कर गई। ठीक है, तो ये क्या है, ध्वनि। तो ध्वनि दिखाई नहीं देती लेकिन सुनाई देती है। लेकिन अब यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि ये मतलब मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। मतलब लिखित भाषा की तो वर्ड है, लेकिन मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ये याद रखना है। परिभाषा भी मैंने ध्वनि की बता दी, जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। अब इसके बाद आए वर्ण। वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो देखो ये कहा गया है, लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड ना किए जा सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये किताबी परिभाषा है, इसलिए बताई है कि क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड ना किए जाएं उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर आपसे ये कह दे ध्वनि के संकेतों को क्या कहा जाता है, वो भी वर्ण होते हैं। यानी कि जैसे मैं तुम्हें बता दूं ध्वनि के संकेत, मैंने कोई अक्षर लिख लिया, जैसे कि मैं अगर वर्ण लिखूं, देखो जैसे मैंने ए लिखी, क्या लिखी, ये ए। तो ये ए जो है ये ध्वनि का संकेत है कि हमने ये रट लिया है कि इस ऐसी अगर कहीं आएगी तो उसे हम ए ही पढ़ेंगे। तो यह इसके लिए हर बच्चा ए ही पढ़ेगा, अगर ए नहीं पढ़ेगा तो वो गलत है। लेकिन ये बी है, अब इसे बी ही पढ़ेंगे, ये आ है। तो ये सब ध्वनि के संकेत हैं कि हमारी मुंह से आ की ध्वनि ही निकले। तो ये सभी क्या हैं, ध्वनि के संकेत। ठीक है, जैसे अरबी में लिख देते हैं अलीफ, ये आ की ध्वनि है। बे, ये बा की ध्वनि है। ये ते, ये ता की ध्वनि है। इसी प्रकार ये ध्वनि के संकेत ही तो हैं कि हम इस तरीके से संकेतों को बता सकें। तो आगे चलें। तो देखो लिखित भाषा की ये परिभाषा हो गई क्लियर। अब आता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो याद रखना बच्चों, वर्ण या ध्वनि है। क्या है, वर्ण या ध्वनि। अब ये क्लियर हुआ। अब देखो भाई, वर्ण तो आगे, लेकिन वर्ण से ये बताओ वर्ण कहते किसे हैं। मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो। यहाँ से हम आगे चले जाएंगे, लेकिन वर्ण में पहले ये देख लें, वर्णों से मिली वर्णमाला। मतलब वर्ण आए तो वर्णों से क्या बनी, हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, एक परिभाषा लिख लेना नोट करके यहीं पर। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वो बाद में लिखना, पहले लिखनी है आपके लिए वर्ण यहाँ पर कि वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये मतलब क्रम के अनुसार जहाँ सजाए जाए, जैसे आ ई उ ए ऐ री ऐसे कर चलते हैं ना, वही। तो अब देखो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। नंबर फर्स्ट तो स्वर और नंबर सेकंड व्यंजन। स्वर का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। अगर दूसरी परिभाषा कहें तो कह देंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना वाग यंत्र की टकराहट के होता है, जैसे कि बिना जीव के टकराहट के। तो ये बात तुम्हें समझ में आई। तो आगे चलें। देखो व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखो ऐसे वर्ड जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये दोनों परिभाषा क्लियर हो गई होंगी। लेकिन हाँ, हिंदी वर्णमाला में अगर तुमसे पूछी जाए कि कितने स्वर हैं, तो देखो यहाँ लिख लेना, जैसे डालकर यहाँ पर तो लिख लेना हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। वो कौन कौन से हैं 11 स्वर? तो वो है आ से लेकर और बड़े ओ तक। आ ई उ, मतलब आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अंग और बड़ी अंग योगवा होते हैं, मैं आगे क्लियर करूंगा उन्हें। तो ये यहाँ पर लिखना है तुम्हें, 11 स्वर होते हैं। लेकिन कुल स्वर पूछे जाए तो 13 भी होते हैं, वो भी डिटेल से समझा दूं तुम्हें। अब देखो ये है आ से लेकर और बड़े ओ तक, ये 11 होते हैं। तो अगर वो पूछे कितने स्वर हैं तो तुम्हें यही गिनने हैं। अगर पूछे कुल स्वर कितने हैं, इन्हें और लगा लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसमें कहें कि 11 12 भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ अगर इन्हें छोड़ दें और एक रीरी होती है, बड़ी रीरी, जिसे हम संस्कृत भाषा में है वो ये वाली, अगर उसे लगा लें तो 12। अगर इसे भी जोड़कर अगर सबरे गिने जाएँ तो 14 स्वर हो जाते हैं। ये लूसेंट में बताया गया है सब, और तुम देख लेना। तो याद रखना, तुम्हें कुछ रामायण नहीं पढ़नी, सीधी कहनी है कि ये 11 स्वर होते हैं। अगर अयोग वाग को शामिल कर लिया जाए तो 13। पेपर में क्वेश्चन आए तो तुम्हें सीधी कहनी है कि स्वरों की संख्या 11 है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए, अगर 13 ऑप्शन में है तो तुम्हें 13 लगानी है, कुल स्वरों की संख्या कहे तब। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछे तब भी तुम्हें 11 लगाना है, अगर 13 नहीं है ऑप्शन में तो। अगर ऑप्शन में 13 है तो कुल स्वरों की संख्या 13 लगानी है। ये क्लियर हो गई होगी। अब देखो भाई, व्यंजन, देखो व्यंजन होते हैं 41। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 41। ठीक है। अगर देखे जाए तो 33 भी होते हैं। तो 41 हो तो तुम्हें 41, 41 ना हो तो 33 लगाने हैं। अब देखा भाई, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? ये 3 भेद होते हैं। देखो कितने? 3 भेद। नंबर 1, देखो ह्रस्व स्वर, मतलब कि ह्रस्व स्वर के लिए मूल स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर भी कहते हैं। परीक्षा में अब क्वेश्चन ह्रस्व स्वर के नाम से नहीं आता, क्योंकि वो सभी के लिए याद है। अब क्वेश्चन आता है मूल स्वर क्या है, लघु स्वर क्या है, छोटा स्वर किसे कहते हैं। तो याद रखना, हम सीधी कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम आवाज खर्च हो। तो इसकी परिभाषा ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या मूल स्वर कहते हैं, या लघु या छोटा स्वर, ये बात एक ही है। अगर पूछ ले कौन कौन से मूल स्वरों की संख्या, लघु स्वरों की संख्या, छोटे स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वर की संख्या, तो ये 4 ही होती है। आ ई उ री, ये एक मात्रिक होते हैं, इनके ऊपर एक मात्रा होती है। ये भी हमें याद रखना है। वो पूछेगा पेपर में कि एक मात्रिक स्वर कौन से हैं, तो तुम्हें इनमें से लगाना है। अगर वो पूछ ले मूल स्वर कौन सा है तो तुम्हें ह्रस्व स्वर ही चुनना है। लघु स्वर पूछ ले फिर भी तुम्हें ह्रस्व स्वर ही चुनना है। अब बात आई अपनी गुरु स्वर। तो देखो गुरु स्वर दीर्घ स्वर है, मतलब कि दीर्घ स्वर के लिए संयुक्त या फिर गुरु स्वर कहते हैं। अब देखो संयुक्त या दीर्घ स्वर कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या हुई? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर या संयुक्त या गुरु स्वर कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? इन्हें संयुक्त नाम इसलिए दिया गया कि ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। बड़ा आ छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ी ई छोटा ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटी ए छोटा आ प्लस ई छोटी ई, मतलब ऐसे करके ये मिलाए हैं। आ प्लस ई ओ, आ प्लस ऊ, आ प्लस ओ, यानी कि वो जो संधि में तोड़ते हैं ना, वहाँ पर वहाँ क्लियर करूँगा इन्हें। तो याद रखना ये द्विमात्रिक होते हैं। तो ये गुरु स्वर, संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर, और ये कौन से होते हैं? द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इसके बाद आया प्लुप्त स्वर या फिलुप्त स्वर कह सकते हैं इसे, फिलुप्त स्वर। तो ये क्या होते हैं? 2 बताए हैं, लेकिन आ और ये ओम जिसे कहते हैं, तो ये है। और आगत स्वर भी फिलुप्त स्वर के लिए कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे हम आगत स्वर या फिलुप्त स्वर कहते हैं।
ये तो मैंने दिख ही रहे हैं, ये कौन कौन से हैं। ये नॉलेज कॉलेज लिखते हैं ना, उसी में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद आए कि दीर्घ स्वरों के भी दो भेद होते हैं। किसके आधार पर, देखो सजाति और विजाति के आधार पर बनाए हैं। ये समान जाति के, ये बिना जाति के। इसमें अगर तोड़ेंगे तो छोटा आ प्लस छोटा आ आएगा, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लेकिन इसमें आ प्लस ई, आ प्लस ए, आई बनाते हैं ना वही, और आ प्लस ऊ और आ प्लस ओ संधि के माध्यम से तोड़ दो तो ये वो बनेंगे। तो ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी सजाती और विजाती। अब ये आई कि अंग और बड़ी अंग जो है ये क्या है, तुम्हारे अयोगवाह हैं। क्या है ये, अयोगवाह हैं। छोटी अंग और बड़ी अंग ये अयोगवाह होते हैं, ये भी तुम्हें याद रखना है, अयोगवाह हैं। ये कैमरे में गड़बड़ी क्या आ रही है। ये छोटी अंग और बड़ी अंग क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। अब इसके बाद आई अपनी जो नीचे, तो यहाँ तक याद हो गया होगा, ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण जो ना तो स्वर हो ना व्यंजन हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब देखो भाई, इसके बाद आया जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 भेद। जीव के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। तो देखो अग्रस्वर कौन कौन से हैं, ई ए आई और री। जिन वर्णों का उच्चारण जीव के अगले भाग से होता है। मध्य स्वर छोटा आ होता है, जो जीव के बीच से, मतलब कि कंठ के पास से बोला जाता है ये, मतलब कि जीव का बीच का भाग प्रयोग हो। पश्च स्वर में ये आ जाते हैं आ उ ओ औ। इसका भी उच्चारण कंठ से है, लेकिन ये जीव के बीच भाग से नहीं बोला जाता, ये पश्च स्वर होता है। ये तुम्हें याद करने हैं। अब बात की जाएगी आपसे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो ये ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार। देखो ओष्ठ जो अपने होठ होते हैं उनके आधार पर, तो ओष्ठ हर व्यक्ति के 2 ही होते हैं, उससे पहचान कर लेना। तो कैसे, हर चीज के ओष्ठ 2 होते हैं, उससे तुम पहचान करो। तो ऊ जिन स्वर ने बोलते समय मुख आकृति गोल हो जाए वृत्ताकार, और जिन्हें बोलते समय मुख आकृति गोल ना हो अवृत्ताकार। आ उ ओ और औ ये क्या है अपने, मतलब वृत्ताकार है। ओ की साइलेंट आ रही है, आवाज आ रही है इसमें साइलेंस, मतलब आवाज आ रही है इसमें ओ की, तो क्या है इनमें आवाज। तो अवृत्ताकार आ ई ए आई और री, ये तुम्हारे अवृत्ताकार हैं। इन्हें बोलते समय मुंह की आकृति गोल नहीं हो रही, खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। मुख्य आकृति के आधार पर स्वरों के भेद 4 हैं। नंबर 1 विव्रत स्वर, नंबर 2 अर्धविव्रत स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर, नंबर 4 अर्ध संवृत स्वर। विव्रत स्वर जिन वर्णों को बोलते समय मुंह की सबसे ज्यादा खुले, सबसे ज्यादा आवाज, मतलब कि मुंह सर्वाधिक खुलता है, उसे कहते हैं विव्रत, बड़ा व्रत की तरह। तो ये बड़ा आ होता है। और अर्धविव्रत होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय मुंह आधा खुले, मतलब कि ये छोटा आ और बड़ी ए, छोटा मतलब बड़ा औ और औ जो होती है आगत स्वर भी इसमें आ जाता है। संवृत स्वर ई ऊ और री, जिन स्वर ने बोलते समय मुंह लगभग बंद सा रहता है। अर्ध स्वर अर्ध संवृत, तो ये अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय मुंह लगभग खुलने के कगार पर हो, थोड़ा सा खुलने पर हो। तो ए और आई, मतलब ये छोटी ए और ओ इसमें आ जाते हैं। तो ये क्लियर। तो देखो गूंजिया नाद के आधार पर स्वरों के भेद, इन्हें लिखकर याद करना, सब याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, 2 3 बार पढ़ो, वीडियो को बार बार देखते रहो तो ये खुद ब खुद रट जाएंगे। गूंजिया नाद के आधार पर स्वरों के भेद 2 होते हैं, और लिखकर तो सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो ही देखते रहो, लिख कर, और जब पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होने वाला, कि वीडियो देखते रहे नहीं, बड़े बड़े खराटों में सो जाते हो। लेकिन सिर्फ सीधी सी बात है, इसे लिखो और याद करो, बिना याद करे कुछ नहीं है। याद कर लोगे एक बार में, इस नोट से टीचर्स बन जाओगे। तो सघोष मतलब गूंजिया नाद के आधार पर कितने भेद, 2, सघोष और अघोष। जो वर्ण गूंज के साथ हो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं, और जो वर्ण गूंज के साथ ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखो सघोष कौन कौन से, ट्रिक बनाई मेरे यार, 3 4 5 स्वर यार अलावा हाथ सघोष हैं। 3 4 5 का मतलब गा घा अणा, जा झा ना, डा ढा णा, दा धा ना, बा भा मा, ये जो है
ये कौन से अपने सघोष हैं, इनमें आवाज़ ज़्यादा है। याद रखना 3 4 5 से याद करो इन्हें। अब देखो 11 स्वर होते हैं और 5 यार अलावा, इन्हें जोड़कर 31 बने। तो पूछी जाए सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये होती है 31। तो 5 ये जोड़े हैं, 11 ये और 15 ये होते हैं। देखो 3 5 15, 5 नीचे को लाइन है और 3 ये, ठीक है। तो आगे बढ़े। अघोष, अघोष मैंने बताई थी जिन वर्णों को बोलते समय आवाज़ कम हो, ठीक है भाई। माने बिना, याद रखना बिना से भी पहचान हो जाएगी। सामान्य आवाज़ के सहित, आवाज़ के सहित और आवाज़ के बिना, क्लियर। तो याद रखो ट्रिक कौन सी है मेरे यार, 1 2 ही तो बचे भाई। अब भाई 3 4 इसमें चले गए तो 1 2 ही तो बचे आगे। तो 1 2 शा वर्ष अघोष है। पहले तो ये बात रखना, सा जितने लिख रहे जाते हैं ये अघोष होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है, बच्चा लगाता है उसे अघोष मतलब सघोष, साधिक का सघोष। तुम्हें याद रखना जितने भी सा होते हैं वो अघोष होते हैं। सा वर्ण अघोष, का खा चा छा टा ठा ता था पा हा, ये हो गए। और इन्हें जोड़ेंगे तो ये 10 होते हैं, और 3 ये, तो ये होते हैं 13। तुमसे पूछे अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13। ये क्लियर कर लेना। इसके बाद आज मैं स्वर क्लियर कराऊंगा, उसके बाद कल व्यंजन देखते हैं। तो देखो भाई, श्वास के आधार पर स्वरों के भेद। श्वास, तो श्वास के आधार पर स्वरों के 2 भेद बने, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, तो वो अल्पप्राण और महाप्राण बने। जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास खर्च हो उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा श्वास खर्च हो उसे महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण की ट्रिक देखो कौन कौन से, मैं एक ट्रिक और बताऊंगा ऐसे, उससे कभी नहीं भूलोगे तुम। लेकिन पहले याद रखो मेरे यार, 1 3 5, 1 3 5 स्वर यार अलावा अल्प प्राण है। 1 3 5, देखो भाई का चा टा ता पा, गा जा डा डा वा, नीचे वो ये देख लेना, ठीक है। ना 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 वाली ये लेन है। नासिक, नासिक जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई 15 तो ये, और 4 ये, और 11 स्वर, तो कितने हो जोड़कर 30। तो पूछी जाए अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 30। अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 30। अब पूछी जाए महाप्राण किसे कहते हैं, तो यार अब ये बताओ, महान तो 2 4 ही लोग होते हैं, तो याद रखना मेरे यार 2 4 शा और हा महान है। तो तुम्हें याद हो गई होगी। ये अल्पप्राण और महाप्राण तक की कहानी है, कल व्यंजन पैसे पढ़ेंगे आगे। हाँ यहाँ तक देखें आज। लेकिन हाँ अब एक बात और, अब मैं इन्हें याद करने की ट्रिक बता दूं कि ये कैसे याद होंगे अल्पप्राण और महाप्राण। जैसे कि अगर मैं कहूँ देखो चाचर का एक और एक चा सपेरा, अगर ये तुमने याद कर लिए तो ये मान लो सबरे याद हो गए। याद रखना चाचर का जो है ये अल्प प्राण है। क्या है ये, अल्प प्राण है, ये कर लेना है। और ये सा सपेरा जो है ये महाप्राण है, बस 2 याद रखो, महाप्राण है। अगर ये 2 याद है तुम्हें तो सभी चीज़ याद हो जाएगी। देखो ये महाप्राण लिखी है, महाप्राण है, ठीक है। अब देखो अगर चाचर का को छोड़कर किसी में एच आए, जा इसे छोड़कर, तो वो तो होता है महाप्राण। क्या होता है वो, महाप्राण। चाचर का को छोड़कर, क्योंकि इसमें भी तो सी एच होती है, सी एच, लेकिन हमें ये चाचर का छोड़ना है। चाचर का याद रखना अल्प प्राण है। अगर इसे छोड़कर किसी में एच आए तो वो महाप्राण। जैसे देखो मैंने तुमसे कही घा, घाघड़ी में क्या है, जी एच, क्या है अपनी घाघड़ी में आई जी एच, तो ये जी एच आई तो ये महाप्राण है घाघड़ी। अगर धा धनुष ले लें तो ये डी एच, ये भी क्या है, महाप्राण है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ ऐसे का, अब देखो का से के है तो इसमें एच नहीं आई तो ये अल्प प्राण है। क्या है, ये अल्प प्राण है। अगर मैं कहूँ गा, गा में जी आई है तो ये अल्प प्राण है। अगर जिसमें एच आए और जिसमें एच ना आए तो याद रखना, लेकिन इतनी याद रखना है चाचर का अल्प प्राण है और शाह सपेरा महाप्राण है। क्योंकि सा में एस आती है और एच नहीं आती, एस तो आती है लेकिन एच नहीं आती, फिर भी ये महाप्राण है। लेकिन अल्प प्राण है चाचर का, इतनी याद रखनी है, अल्प प्राण है चाचर का। अगर एच आए चाचर का को छोड़कर किसी में वो महाप्राण, और ये अल्प प्राण। क्लियर हो गए होंगे तुम्हें। अगर दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो, जिससे कि मुझे भी इंटरेस्ट बढ़े, मुझे मालूम पड़े कितने लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है और मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए। तो चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कल।